Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Krishi Valley. In today's video lecture we will discuss first chapter water relation, and under this chapter we will study very important topics like ascent of sap and its mechanism. प्लांट्स में जो एसेंट ऑफ सैप होता है, प्लांट्स में जो वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है कैसे पॉसिबल होता है, उसके क्या मैकेनिज्म होते हैं, डिफरेंट थ्योरीज यहाँ पे हमको कवर करनी है. एंड देन लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड इवेपोरेशन. सो दीज ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर वी विल कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर. सो बिफोर स्टार्टिंग I request you to subscribe this channel and like and share this video more and more. Before discussing the chapter, I have question for you, and this question is based on the previous video lecture of this chapter. The question is, deplasmolysis occurs in which of the following type of solution? हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि प्लाज्मोलिसिस क्या होती है, डीप्लाज्मोलिसिस क्या होता है और ये कैसे सॉल्यूशन में अकर होता है. 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, तो आपको बताना है कि डीप्लाज्मोलिसिस जो है किस टाइप के सॉल्यूशन में देखी जाती है. ऑप्शंस आर हाइपरटोनिक, hypotonic, isotonic, both A and B. So if you know the right answer of this question, then you comment your answers in the comment section. Ascent of sap. Now what is ascent of sap? Ascent of sap का मतलब क्या होता है? प्लांट्स में जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, प्लांट्स में क्या होता है, जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के कांटेक्ट में होती हैं. सॉइल से जो भी वाटर आता है वो सबसे पहले प्लांट्स की रूट्स में जाता है. हमने कल डिस्कस करा था प्रीवियस लेक्चर में कि प्लांट्स की जो रूट्स होती है उसमें रूट कैप प्रेजेंट होती है सबसे नीचे. उसके बाद रूट के बाद क्या होता है, हेयर प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर. और यहाँ पे क्या होता है, जोन ऑफ इलोंगेशन होता है. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी अपने अंदर. उसके बाद ये वाटर जो है रूट से प्लांट्स के जो अपर पार्ट्स होते हैं वहाँ पे मूव करेगा. ठीक है, लाइक प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स जहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ऊपर के डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में पानी जो है मूव करेगा. इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप. अब एसेंट ऑफ सैप में जो पानी है वो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एसेंट ऑफ सैप जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके वर्क करता है. अब देखते हैं एसेंट ऑफ सैप में एक बार पढ़ लेते हैं. एसेंट ऑफ सैप इज द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इसकी डेफिनेशन है. एसेंट ऑफ सैप में होता है कि एक्चुअली ट्रांसलोकेशन होता है. ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होता है. तो क्या चीज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र होती है, यहाँ पे 2 चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है. वन इज़ वाटर एंड द अदर थिंग इज़ इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स. ठीक है, तो प्लांट्स क्या करता है, जब भी प्लांट्स की जड़ें, रूट्स अपने साथ वाटर को लेती हैं, उसके साथ साथ वो इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को भी एब्जॉर्ब करती हैं. तो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं ये वाटर और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को अपने संग आपस में लेके पानी के थ्रू क्या करती हैं, ऊपर के डायरेक्शन में पहुंचा देती हैं. दैट इज़ नोन एज एसेंट ऑफ सैप. एसेंट ऑफ सैप में जो मूवमेंट होती है वाटर की होती है और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की होती है. रूट से ये पानी या इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स कहाँ मूव करेंगे, पत्तों में चले जाते हैं. और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये किसकी वजह से होता है, इट इज़ ड्यू टू द जाइलम वेसल्स. ठीक है, ये जाइलम वेसल्स के थ्रू होता है. ठीक है, प्लांट्स में 2 तरह के वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम एंड फ्लूएम. तो जाइलम क्या करता है, वाटर और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है जाइलम. ठीक है, पहले तो ये बात पता नहीं थी कि जाइलम ही वो एलिमेंट है जो प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन में, प्लांट में वाटर के ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बहुत सारी रिसर्च करी और फिर किसी एक साइंटिस्ट ने फाइनल कंक्लूड करा कि ये जाइलम ही है जो प्लांट्स में ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, एक साइंटिस्ट थे मैल्पीगी वही साइंटिस्ट थे जिनने एक एक्सपेरिमेंट करा था, रिंगिंग एंड गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था ये रिंगिंग और गर्डलिंग का, जिसके वजह से ये पता चलेगा कि जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है एसेंट ऑफ सैप में, जो ट्रांसलोकेशन होता है ये जाइलम से तो होता है. ये बात कंफर्म हो गई थी मैल्पीगी के द्वारा. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है. पूछा जाता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में या MCQs में कि मैल्पीगी साइंटिस्ट हैं, उनका जो रिंगिंग गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट था वो किस चीज़ को कंफर्म करने के लिए था. वो ये था कि जाइलम जो है एसेंट ऑफ सैप में हेल्पफुल होता है, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए था. अब ये जो एसेंट ऑफ सैप होता है ये जड़ों से पानी को ऊपर लेके जाना होता है, तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है. ठीक है, और यहाँ पे जो वाटर कॉलम क्रिएट हो जाता है, एक वाटर कॉलम क्रिएट होता है जिसमें क्या होता है, इन स्टेट ऑफ टेंशन. यानी स्टेट ऑफ टेंशन का मतलब ये है कि हर समय यहाँ पे वाटर का जो है फ्लो मेंटेन रहता है. ठीक है, जैसे ही रूट्स में बहुत ज़्यादा
पानी आ जाता है तो ये एकदम से ऊपर की तरफ फ्लो होने लगता है, ठीक है। यानी स्टेट ऑफ टेंशन यहाँ पे एक क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होता है जिसकी वजह से वाटर सप्लाई जो है कंटिन्यूस ऊपर के डायरेक्शन में रहती है। तो ये होता है एसेंट ऑफ सैप। अब इसके लिए क्या है, इसके अलावा यहाँ पे एक थ्योरी दी थी मास फ्लो और प्रेशर फ्लो थ्योरी, ठीक है। मास फ्लो और प्रेशर फ्लो थ्योरी जो है ये मुंच ने दी थी। इस मुंच ने क्या कहा था कि जो मेजरली जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है, जो इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं, इनका जो मूवमेंट होती है, प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनका लीव्स तक फूड का जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है, ये मास फ्लो और प्रेशर फ्लो थ्योरी से कवर होता है। यानी मास फ्लो का मतलब है कि बहुत सारा जो फूड है वो मास में फ्लो हो जाएगा, या फिर प्रेशर के थ्रू, यानी एक जगह प्रेशर क्रिएट होगा, एक साइड कम प्रेशर है, एक साइड ज़्यादा प्रेशर है, तो इस तरह से प्रेशर के डिफरेंस की वजह से भी जो फूड है उसका मूवमेंट स्टार्ट होता है। ये थ्योरी थी मास फ्लो और प्रेशर फ्लो थ्योरी, जो कि मुंच ने दी थी, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं, इन पर एक्सपेरिमेंट हैं जिनके साइंटिस्ट आपको याद होने चाहिए, और ये किस चीज़ को कन्फर्म करते हैं ये पता होना चाहिए। अब आगे हम पढ़ेंगे कि एसेंट ऑफ सैप जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एसेंट ऑफ सैप में रूट से लीव्स तक जो पानी पहुंच रहा है जाइलम के थ्रू, उसमें कौन कौन सी थ्योरी इन्वॉल्व है, क्या मैकेनिज्म उसका। तो यहाँ पे मैकेनिज्म समझने के लिए हमको 3 थ्योरीज पढ़नी है ब्रॉडली। 3 थ्योरीज में सबसे पहले आती है मेरी वाइटल थ्योरी, नेक्स्ट है रूट प्रेशर थ्योरी, और थर्ड जो लास्ट है दैट इज़ फिजिकल थ्योरी। शुरू करेंगे हम पहली थ्योरी दैट इज़ वाइटल थ्योरी। आपकी जो वाइटल थ्योरी, इसके अंदर अगेन 2 थ्योरीज और आती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मोर थ्योरीज। फर्स्ट वन इज़ रिलाय और क्लैम्बरिंग पंप थ्योरी, यहाँ पे पंपिंग होती है। दूसरी है हमारी पल्सेशन थ्योरी। पल्सेशन थ्योरी में भी क्या होता है, पंपिंग का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता है। पहले हम पढ़ेंगे रिलाय और क्लैम्बरिंग पंप थ्योरी क्या होती है। ये एक वाइटल थ्योरी होती है। ये थ्योरी दी थी गॉडलेव्स्की ने 1884 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है रिले और क्लैम्बरिंग पंप थ्योरी, गॉडलेव्स्की 1884। अब इस थ्योरी में क्या कहा जाता है, ये जो गॉडलेव्स्की की थ्योरी है इसमें सिंपली ये बताया गया था कि जो एसेंट ऑफ सैप होता है उसमें क्या होता है, एसेंट ऑफ सैप के टाइम पे जो बेसिकली होता है कि प्लांट्स की रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो वाटर को ऊपर लेके जाएंगी। तो इस दौरान क्या होता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होते हैं, रिदमिक चेंजेस होते हैं, कुछ बदलाव होते रहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर में बदलाव होने के कारण ही क्या होता है, ये मूवमेंट जो होता है सक्सेसफुल हो पाता है, ठीक है। और ये जो मूवमेंट होता है ये कहाँ से हो रहा है, ड्यू टू द लिविंग सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स एंड मेडुलरी रे, ठीक है। पता होगा आपको जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। जाइलम के डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, तो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, एक होता है मेडुलरी रे, ठीक है। इट इज़ समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो जाइलम पैरेन्काइमा और जो मेडुलरी रे होते हैं, इनके जो लिविंग सेल्स होते हैं ये वाटर के अपवर्ड डायरेक्शन को सपोर्ट करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो ये जो वाइटल थ्योरी थी, रिलाय और क्लैम्बरिंग थ्योरी, इसमें यही बताया गया है कि जाइलम पैरेन्काइमा और मेडुलरी रे मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो को। तो सारा का सारा जो वाटर का पंपिंग एक्शन होता है कि जहाँ वाटर ज़्यादा है कम है, इस तरह से पंपिंग एक्शन के थ्रू जो वाटर है वो ऊपर की तरफ मूव करता रहेगा। तो ये थी हमारी रिलाय क्लैम्बरिंग पंप थ्योरी। इस थ्योरी का क्या था, कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है इसको अपोज करा गया, यानी इसके अपोजिट, इसके खिलाफ कौन था, स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर 1983 में आए थे। इन्होंने इस थ्योरी को, जो रिलाय पंप थ्योरी, इस थ्योरी को गलत साबित करा। कैसे गलत साबित करा, इन्होंने कहा था कि जो एसेंट ऑफ सैप है ये एक तरह का इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। क्यों कहा था, देखो ये जो रिलाय क्लैम्बरिंग थ्योरी जो थी गॉडलेव्स्की ने जब दी थी, इन्होंने क्या बोला था कि लिविंग सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं प्लांट्स में वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए। लेकिन ये जो स्ट्रासबर्गर थे, इन्होंने इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए ये कहा कि जो एसेंट ऑफ सैप है वो एक तरह का इंडिपेंडेंट प्रोसेस है ना। मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब है कि किसी पे निर्भर नहीं करता, ना ये लिविंग सेल्स पे निर्भर करता है, ना ये नॉन लिविंग सेल्स पे निर्भर करता है। तो स्ट्रासबर्गर जो थे, इन्होंने क्या करा, प्लांट्स के जितने भी लिविंग सेल्स थे उनको किल कर दिया, किलिंग ऑफ लिविंग सेल्स। इन्होंने लिविंग सेल्स को ख़त्म कर दिया। कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे पिक्रिक एसिड या फिर हाई टेम्परेचर क्रिएट करके, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी लिविंग सेल्स थे वो मर गए। अब सिर्फ नॉन लिविंग सेल्स ही रह गए थे। लेकिन स्टिल जो स्ट्रासबर्गर थे उन्होंने देखा कि लिविंग सेल्स नहीं है, बट फिर भी एसेंट ऑफ सैप कंटिन्यू है,
क्योंकि अब तो नॉन लिविंग सेल्स आ चुके हैं, तो इन्होंने इसी बात से ये कंक्लूड करा कि एसेंट ऑफ सैप जो है लिविंग सेल्स या नॉन लिविंग सेल्स पे निर्भर नहीं करता, ये एक तरह का इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है। ये एक थ्योरी थी रिलायो क्लैम्बरिंग पंप थ्योरी। दूसरी थी पल्सेशन थ्योरी, जो कि इंपॉर्टेंट है, जेसी बोस ने 1923 में ये दी थी। अब पल्सेशन थ्योरी जो थी जेसी बोस ने जो दी थी, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक प्लांट लिया था, उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि पल्सेशन थ्योरी में जेसी बोस ने किस प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। उस प्लांट का जो नाम है दैट इज़ इंडियन टेलीग्राफ प्लांट। ठीक है, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट का साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है, डेमोडियम गायरेंस। ये वो प्लांट है डेमोडियम गायरेंस, जो कि लेग्यूमिनस फैमिली का प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट के ऊपर जेसी बोस ने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था पल्सेशन थ्योरी के लिए। अब ये जो पल्सेशन थ्योरी है, अगेन यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो जेसी बोस थे उन्होंने बताया कि पल्सेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लांट्स के जो कॉर्टेक्स होता है, आप सबको पता होगा प्लांट्स में कॉर्टेक्स पाया जाता है, उस कॉर्टेक्स के आसपास जो सेल्स होते हैं, इनर मोस्ट जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स के आसपास के जो लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है, एंड जस्ट आउटसाइड द एंडोडर्मिस आर इन स्टेट ऑफ रिदमिक पल्सेशन। यहाँ पे क्या होती है, रिदमिक पल्सेशन होता रहता है, यानी मूवमेंट होता रहता है, विच कॉज पंपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू सेल इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, प्लांट्स की जो रूट्स हैं और ये प्लांट का जो स्टेम है और ये लीव्स हैं। अब पल्सेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पल्सेशन थ्योरी में सेल से सेल पानी जो है ट्रांसफ़र होगा, पंप होता रहेगा। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इस तरह से पानी जो है सेल टू सेल मूव करता रहेगा, एक सेल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से सेल टू सेल प्लांट में जो वाटर है वो मूव करता रहेगा, ऊपर के डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लांट्स का जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के जो लिविंग सेल्स हैं उनके बीच में पल्सेशन होगा। पल्सेशन का मतलब कि प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा, पल्सेशन होगा, और जिसकी वजह से पानी जो है एक सेल से दूसरे सेल में सेल टू सेल मूव करता रहेगा ऊपर के डायरेक्शन में। ये थी जेसी बोस की पल्सेशन थ्योरी, और इन्होंने जो प्लांट अपने एक्सपेरिमेंट में इंक्लूड करा था दैट इज़ डेमोडियम गायरेंस। आप इस थ्योरी को भी क्या करा था, अपोज करने आए थे बेनेडिक्ट 1927 में। बेनेडिक्ट ने पल्सेशन थ्योरी को अपोज करते हुए ये कहा कि जो एसेंट ऑफ सैप होता है अगर वो इस तरह से होने लगा, क्योंकि जेसी बोस का कहना था कि प्लांट्स में जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो सेल टू सेल हो रहा है। एक सेल ने पानी लिया, फिर दूसरे सेल को ट्रांसफ़र करा, फिर तीसरा, और इमेजिन करो ये रूट्स हैं प्लांट्स की, और ये पूरा का पूरा ऊपर का जो प्लांट्स लीव्स हैं, यहाँ तक इस तरह से अगर पानी पहुँचाया गया सेल टू सेल करके, तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेनेडिक्ट ने यही बात बोली, एक्चुअल रेट ऑफ एसेंट ऑफ सैप वॉज 8,000 to 30,000 टाइम्स। ठीक है, इतना ज़्यादा समय लग सकता है, रैपिड एज वुड बी पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द जेसी बोस थ्योरी। ठीक है, तो जेसी बोस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एसेंट ऑफ सैप उसमें कई टाइम लग जाएगा, क्योंकि इस तरह से सेल टू सेल ट्रांसफ़र होगा तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो इस थ्योरी को भी क्या करा गया, बाद में कॉन्ट्रडिक्शन फेस करनी पड़ी और ये रिजेक्ट हो गई। इसके बाद वाइटल थ्योरी हमारी यहीं पे एंड होती है। वाइटल थ्योरी में दो थ्योरीज हमने पढ़ी हैं, रिलायो क्लैम्बरिंग पंप थ्योरी गोल्डस्विकी के द्वारा दी गई थी, नेक्स्ट पल्सेशन थ्योरी जो कि जेसी बोस के द्वारा दी गई थी, और दोनों ही थ्योरी का कॉन्ट्रडिक्शन लोगों ने करा था। इसके बाद हमको एक न्यू थ्योरी पढ़नी है दैट इज़ रूट प्रेशर थ्योरी। पहली थी वाइटल थ्योरी, वाइटल थ्योरी के बाद आती है हमारी रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी में जो शब्द है रूट प्रेशर, ये शब्द कहाँ से आया, तो ये रूट प्रेशर शब्द कॉइन कराया स्टीफन हेल्स ने। आपको सबको पता है स्टीफन हेल्स को हम किस नाम से जानते हैं, हिज फेमस एज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी की ये फादर हैं, और ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये भी एक तरह का प्लांट फिजियोलॉजी का ही पार्ट है। प्लांट फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, प्लांट्स की जो इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती हैं, वाइटल फंक्शंस जो प्लांट परफॉर्म करते हैं वो सब प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आता है, और स्टीफन हेल्स को प्लांट फिजियोलॉजी का फादर कहा जाता है, यानी जनक हैं। ठीक है, तो ये रूट प्रेशर शब्द इन्होंने दिया था। अब ये जो रूट प्रेशर थ्योरी है क्या, इनका मतलब था कि रूट्स के ऊपर प्रेशर बन जाते हैं। रूट प्रेशर होता क्या है, तो हम सबको पता है रूट्स क्या करती हैं, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। सबको पता है बेसिक फंक्शन क्या होता है जड़ों का, तो जड़ें जो होती हैं, एग्जाम्पल ये प्लांट्स की रूट्स है और ये सॉइल सॉल्यूशन है, सॉइल में से जो वाटर है वो रूट्स के अंदर एंटर करता है। अब रूट्स के अंदर जो पानी है वो कैसी फॉर्म में आ गया है, ठीक है, रूट्स के अंदर जो पानी है वो क्या होगा, उसके ऊपर भी प्रेशर डेवलप होगा। पानी अब रूट्स के अंदर जो पानी होगा उसके अंदर जो प्रेशर डेवलप होगा दैट इज़ नोन एज रूट प्रेशर। ठीक है,
अब क्योंकि ये प्रेशर कैसा है, रूट्स के अंदर डेवलप हो रहा है, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया रूट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर एब्सॉर्ब बाय द रूट इज कॉल्ड रूट प्रेशर। ठीक है, जब जड़ें होती हैं वो पानी को सोखती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जो पानी आ जाता है उसके ऊपर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन जाता है। उस पानी के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन रहा है और ये प्रेशर चूँकि जड़ों के अंदर है तो हमने इसका नाम दिया रूट प्रेशर। रूट प्रेशर को मेज़र करने के लिए डिवाइस होता है विच इज़ नोन एज मैनोमीटर। मैनोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि रूट प्रेशर को क्या करता है, मेज़र करता है। बेसिकली जो मैनोमीटर डिवाइस है ये रूट्स के अंदर का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है उसको मेज़र करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब ये जो रूट प्रेशर थ्योरी थी ये अगेन बहुत ज़्यादा इनफेक्टिव साबित हुई, ये भी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी। ठीक है, बट root pressure is not sufficient to drive the water at a distance of 400 feet off trunk of tall trees। ये tall trees के केस में जो था फेल हो गई। ये रूट प्रेशर की जो थ्योरी थी इसमें ये बताया गया कि अगर प्लांट्स बहुत ज़्यादा टॉल होता है तो रूट प्रेशर जो है सफिशेंट नहीं होता पानी को ऊपर तक ले जाने के लिए। मतलब यहाँ पे जो हमारी रूट्स हैं इनमें अगर पानी अंदर घुसा, एंटर हुआ, तो इसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्डअप हुआ। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ये पानी ऊपर जाएगा, लेकिन इसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, जैसे बहुत बड़े प्लांट्स जो होते हैं, हमारे ट्रीज़ जो होते हैं 400 फीट की, उनमें अगर इस तरह से पानी को ट्रांसलोकेट करना पड़ा तो ये बहुत ज़्यादा इनफेक्टिव प्रोसेस होता है। तो बाद में क्या हुआ, रूट प्रेशर थ्योरी जो थी स्टीफन हिल्स की ये भी फेल हो गई, इसको भी कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। जो रूट प्रेशर एक थ्योरी थी स्टीफन हिल्स की, उसके बाद तीसरी थ्योरी है हमारी दैट इज़ फिज़िकल थ्योरी। यहाँ पे फिज़िकल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके ऊपर बात की गई थी कि फ़िज़िकल कंपोनेंट्स किस तरह से वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होते हैं। तो फिज़िकल थ्योरी में हमको 4 थ्योरीज पढ़नी है, इसमें 4 इंपॉर्टेंट थ्योरी आती हैं। इसमें से जो स्टार्टिंग की 3 थ्योरी हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनको जानना ज़रूरी है। और उसके बाद जो लास्ट थ्योरी होगी वो हमारी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले की जो 3 थ्योरीज़ हैं उसमें सबसे पहले आती है बोहेम थ्योरी, सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है ये। ठीक है, अगर आप मैकेनिज्म और एसेंट ऑफ सैप में सारी थ्योरीज़ को कंपेयर करेंगे सबके ईयर के, तो सबसे पुरानी थ्योरी 1809 की जो है बोहेम थ्योरी है, जो कि फिजिकल थ्योरी के अंदर आती है। बोहेम थ्योरी है, सेकंड है इसके बाद जेमिन्स क्लेम थ्योरी, देन इम्बिबिशन थ्योरी। ये तीनों थ्योरी जो है वाइडली एक्सेप्ट नहीं है, लेकिन ज़रूरी है इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बोहेम थ्योरी जो थी वो क्या बोलती है। बोहेम थ्योरी ने सिंपल ये बोला था कि अकॉर्डिंग टू इट द एसेंट ऑफ सैप इज पार्शली ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ कैपिलरी ऑफ ट्रैकिया एंड पार्शली ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बोहेम थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि एसेंट ऑफ सैप जो होता है, यानी प्लांट्स में जो पानी रूट से पत्तों तक पहुंचता है, ये 2 तरीके से पहुंच सकता है। एक तो जो प्लांट्स में जो ट्रैकीज होते हैं उनमें कैपिलरी बनी होती हैं। ठीक है, इस तरह सिलेंड्रिकल कैपिलरीज होती हैं। ये कैपिलरीज क्या करेंगी, पानी को ट्रांसलोकेशन करने में हेल्पफुल करेंगी, लेकिन कैसे, पार्शली, कंप्लीटली नहीं, पार्शली। इसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर डेवलप होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो भी क्या करता है, एसेंट ऑफ सैप को कोऑर्डिनेट करने का, कंट्रोल करने का रोल प्ले करता है, लेकिन ये भी पार्शली रोल प्ले करता है। तो ये 2 तरीके होते हैं, कैपिलरी वाला और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला। इन 2 तरीके से जो एसेंट ऑफ सैप है वो होता है, ये कहा गया था बोहेम थ्योरी में। दूसरा यहाँ पे बात होती है दूसरा हम यहाँ देखते हैं जेमिन थ्योरी, जेमिन्स चेन थ्योरी को। ठीक है, बोहेम थ्योरी समझ में आ गई। बोहेम थ्योरी में बस 2 ही फिनोमेना को डिस्कस करा है, कैपिलरी वाले को और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले को। जेमिन्स चेन थ्योरी में देखा गया था कि जेमिन्स साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये देखा कि प्लांट्स के अंदर पानी और एयर दोनों प्रेजेंट होते अल्टरनेट तरीके से। एयर और वाटर प्लांट्स के अंदर अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, और देखा गया कि जैसी जो गैस होती है यानी एयर होती है वो एक्सपैंड होती है, वो फैलती है। ठीक है, ये नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है। जब भी कोई एयर एक्सपैंड होती है, फैलती है, तो ये क्या करेगी, ऊपर की तरफ मूव करती है। ठीक है, यहाँ पे गैस थी और ये गैस के जो पार्टिकल्स हैं अभी फैलने लग रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं इनके मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसिंग हो रही है, मोशन होगा तो ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो जब ये हवा यानी एयर जब ऊपर की तरफ मूव करती है तो कुछ अमाउंट का जो पानी है वो भी अपने संग लेकर आ जाती है। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लेकर आती है, जिसकी वजह से वाटर कॉलम प्रेजेंट हो जाता है प्लांट्स में। ठीक है, समझ में आ गई। ये थी जेमिन्स चेन थ्योरी, लेकिन ये भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि इस तरह से वाटर का ट्रांसलोकेशन होने में तो कई साल लग जाएंगे, कई टाइम लग जाएगा। कब एयर एक्सपैंड होकर ऊपर जाएगी और वो अपने संग वाटर मॉलिक्यूल्स को लेके जाएगी। तीसरी थ्योरी जो है वो है इम्बाइबिशन थ्योरी।
कल के लेक्चर में हमने इम्बाइबिशन क्या होता है इसको देखा था। इम्बाइबिशन का मतलब होता है सोकिंग ऑफ वाटर बाय ड्राई सब्सटेंस। ठीक है, होता क्या है, जितने भी हमारे ड्राई सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर कोलाइडल सब्सटेंस पाया जाता है और ये कोलाइडल सब्सटेंस ही इम्बाइबिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इम्बाइबिशन जो टर्म था, ये जो शब्द है इम्बाइबिशन, ये कॉइन करा था सैक्स ने। ठीक है, सैक्स ने कॉइन करा था और इसलिए जो इम्बाइबिशन की थ्योरी है ये भी किसने डेवलप करी है, सैक्स ने इम्बाइबिशन की थ्योरी दी थी। इम्बाइबिशन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इम्बाइबिशन एक्टिविटी ऑफ द सेल वॉल्स ऑफ जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेंट ऑफ सैप। यानी जो जाइलम होता है, जाइलम, ठीक है, ये जाइलम, सपोज जाइलम है, प्लांट्स के अंदर जाइलम प्रेजेंट है, जाइलम की जो सेल वॉल्स होती हैं ये भी क्या करेंगी, वाटर को अपने अंदर सोक करेंगी, वाटर की सोकिंग होगी। यानी वाटर की सोकिंग का मतलब क्या होता है, इम्बिबिशन। वाटर की सोकिंग को भी तो हम इम्बिबिशन बोलते हैं। तो जाइलम की जो सेल वॉल्स होती हैं ये वाटर को अपने अंदर सोखती हैं, एब्जॉर्ब करेंगी, इम्बाइबिशन करेंगी और इसकी वजह से जो एसेंट ऑफ सैप वो हो जाता है। लेकिन ये इम्बाइबिशन थ्योरी भी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही थी। अब जो हम थ्योरी पढ़ेंगे फोर्थ वन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कोहेजन एडिशन थ्योरी या फिर इसको ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी भी कहा जाता है। ये 3 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मिलकर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो डिक्सन जॉली, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड वन। अभी तक हमने जितना भी मैकेनिज्म में थ्योरी पढ़ी है, वाइटल थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी और प्रेशर थ्योरी, फिजिकल थ्योरी, फिजिकल में भी हम पढ़ने जा रहे हैं कोहेजन एडिशन को, ये सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। और ये दी थी 3 लोगों ने। सबसे पहले तो डिक्सन जॉली ने 1984 में रिसर्च करी थी और एस्किन से 1895। तो 1894 से 95 के जो टाइम पीरियड था वहाँ पे 3 साइंटिस्ट आए थे, डिक्सन जॉली साथ में आए थे और एस्किन से ने अलग से रिसर्च करी थी। और इन दोनों ने मिलके, यानी इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलके ये थ्योरी जो थी डेवलप करी थी। अब इस थ्योरी में क्या होता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एसेंट ऑफ सैप है वो होता कैसे है। कोहेजन और एडिशन थ्योरी में क्या होता है, कोहेजन का मतलब क्या होता है, कोहेजन एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। एग्जाम्पल, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, इन 2 वाटर मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होगा वो कहलाएगा कोहेजन। तो कोहेजन जो होता है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, सेम मॉलिक्यूल्स या फिर सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स के बीच में लगेगा तो वो कहलाएगा हमारा कोहेजन। एडिशन का मतलब क्या होता है, एडिशन का मतलब होता है जो कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल ये प्लांट का रूट सेल है, प्लांट की जो रूट है, या इमेजिन करो जाइलम की वॉल है, ये जाइलम वेसल्स हैं और ये जाइलम वेसल्स की वॉल है। इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, इनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो पानी के साथ जो फोर्स बनेगा वो तो कोहेजन होगा, लेकिन ये पानी क्या करेगा, इस वॉल के संग भी तो फोर्स लगेगा। यानी ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में भी फोर्स लगाएंगे तो कोहेजन कहलाएगा। और ये पानी का मॉलिक्यूल्स जो वॉल्स के संग अटैच्ड होंगे, यानी ये पानी के मॉलिक्यूल्स जो जाइलम वेसल्स के संग अटैच होंगे, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमारा कहलाएगा एडिशन फोर्स। यानी एक तो जाइलम के मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लग रहा है और दूसरा पानी के मॉलिक्यूल, तो ये एक फोर्स होगा एडिशन फोर्स। अब ये थ्योरी में होता क्या है, कोहेजन थ्योरी और कोहेजन एडिशन थ्योरी में ये कहा गया है कि एक स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स जो है डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो प्रॉपर ट्रांसलोकेशन होता रहता है। और यहाँ पे क्या होता है, जब पानी नीचे से ऊपर जाता है तो एक वाटर कॉलम क्रिएट हो जाता है प्लांट के अंदर, वाटर कॉलम क्रिएट हो जाता है। और ये वाटर कॉलम जो होता है अनब्रोकन होता है। अनब्रोकन का मतलब कहीं भी इसमें लीकेज नहीं होती, ये कंटिन्यूस रहता है। कैसा रहता है, कंटिन्यूटी रहती है। और यहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन पुल होता है और टेंशन होता है, ये इस वाटर कॉलम की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने का काम करता है। सिंपल, वाटर में कोहेजन फोर्स होता है और ये कोहेजन फोर्स जो है वाटर कॉलम के थ्रू मूव करेगा और ये वाटर कॉलम कहीं पे भी ब्रेक ना हो, इसको ध्यान रखने का काम करते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, पानी का जो लॉस होता है प्लांट्स की बॉडी से, दैट इज़ ट्रांसपायरेशन। तो होता क्या है, प्लांट जिसमें जो वाटर का लॉस होता रहता है, ये पत्ते हैं, पत्तों से वाटर का लॉस होता है एटमॉस्फेयर में बाहर की तरफ वेपर की फॉर्म में, उसको बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। और जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन होता रहेगा ये वाटर कॉलम भी बना रहेगा। जिस दिन ट्रांसपिरेशन, यानी कह सकते हैं जब ट्रांसपिरेशन हो जाएगा बंद, तो ये वाटर कॉलम क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये वाटर कॉलम उस दिन ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए जब तक ट्रांसपिरेशन होगा तब तक ये वाटर कॉलम भी मेंटेन रहेगा। और ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा
लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। अब लॉस ऑफ वाटर में क्या होता है, प्लांट्स की जो बॉडी होती है वो भी क्या करती है, वाटर को लॉस करती है। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स में जो एक्सेस वाटर हो जाता है, जो हमको लॉस करना होता है, हमारे अंदर जो वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, यूरिनेशन, तो इस तरह से जो वाटर होता है वो एक्सेस वाटर को लॉस करना इंपॉर्टेंट होता है ताकि प्लांट हमारी जो फिजियोलॉजी है वो मेंटेन रहे। सेम थिंग प्लांट्स में भी एप्लीकेबल होती है। प्लांट्स भी क्या करते हैं, वाटर को लॉस करते हैं ताकि प्लांट्स भी क्या कर सकें, अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट आउट कर सकें और उनकी जो फिजियोलॉजी होती है, प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो रेगुलेट रहे, मेंटेन रहे और इस तरह से प्लांट्स अपना काम करता रहे। तो प्लांट्स में जो वाटर लॉस होता है देखा गया कि वो दो तरीके से होता है, या तो प्लांट्स में वेपर की फॉर्म में वाटर लॉस होगा, वेपर यानी भाप बन के पानी उड़ जाएगा, या फिर ये पानी की फॉर्म में लॉस होगा, यानी लिक्विड फॉर्म में ही लॉस होगा। तो अगर पानी वेपर की फॉर्म में लॉस होता है इसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, और अगर पानी सिर्फ पानी की फॉर्म में लॉस हो रहा है तो दो तरीके होते हैं यहाँ पे, गटेशन और ब्लीडिंग, ठीक है। इन दोनों को हम अभी इसी चैप्टर में कवर करेंगे लास्ट में, लेकिन अभी हमको ट्रांसपीरेशन क्या होता है थोड़ा सा आइडिया लेना है, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन में जो वाटर लॉस होता है वेपर की फॉर्म में होता है। ट्रांसपीरेशन होता क्या है, द लॉस ऑफ वाटर। तो ट्रांसपीरेशन तरह का वाटर लॉस होता है, कैसी फॉर्म में होता है, वेपर की फॉर्म में होता है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द लिविंग एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कौन से पार्ट से, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट वी कैन से सिंपली लीव्स। मोस्टली जो होता है ट्रांसपीरेशन वो पत्तों से होता है, लीव से होता है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ ट्रांसपीरेशन इज लीव, पत्तों से ही होता है, ठीक है। अब ये ट्रांसपीरेशन भी अगेन दो टाइप का होता है। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जो प्लांट्स में जो वाटर लॉस होता है वो कितने तरीके से होता है, दो तरीके से होता है। प्लांट्स में जो वाटर लॉस होता है वो दो तरीके से होता है। वाटर लॉस दो टाइप का होता है, वेपर की फॉर्म में होगा या फिर लिक्विड की फॉर्म में होगा। वेपर की फॉर्म में है तो हमने उसको नाम दिया है कि वो ट्रांसपायरेशन है, और लिक्विड की फॉर्म में गटेशन और ब्लीडिंग होता है, ठीक है। अब गटेशन ब्लीडिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम पढ़ रहे थे ट्रांसपीरेशन। तो जो वेपर की फॉर्म में लॉस होता है उसको हम बोलेंगे ट्रांसपायरेशन। अब ये ट्रांसपीरेशन भी जो होता है अगेन इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। ट्रांसपीरेशन भी जो है दो तरीक़ों का होता है। एक होता है हमारा फोलियर ट्रांसपायरेशन। फोलियर ट्रांसपीरेशन जो होता है वो लीव्स के सरफेस के थ्रू होता है, पत्तों के थ्रू होता है फोलियर ट्रांसपीरेशन। पत्तों से, फोलियर से समझ में, फोलियर माने क्या होता है, पत्ते, लीव्स। तो ट्रांसपीरेशन अगर पत्तों से हो रहा है तो कहलाएगा फोलियर ट्रांसपीरेशन। और दूसरा होता है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो होता है, प्लांट्स में जो लेंटिकल्स होती हैं, जैसे प्लांट की जो स्टेम है उसके स्टेम्स में भी छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं, इन छोटे छोटे पोर्स से भी पानी जो है बाहर निकल जाता है, ये होता है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। लेकिन देखा गया है सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन जो होता है फोलियर ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होता है। फोलियर ट्रांसपायरेशन भी की बात करें तो फोलियर ट्रांसपायरेशन भी दो तरह के क्या होता है, यानी जो पत्तों से जो ट्रांसपायरेशन होता है वो भी दो तरह का होता है। आपको पता होगा कि प्लांट्स की जो पत्ता होता है, लीव्स होती है, उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तो एक होता है हमारा स्टोमेटा के थ्रू यानी स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। दूसरा प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं वो क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, पतली सी लेयर होती है क्यूटिकल की लेयर, वो भी ट्रांसपायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन ज़्यादा ट्रांसपायरेशन जो होता है स्टोमेटा से ही होता है। तो दूसरा हमारा हो जाएगा, एक होता है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, दूसरा हो जाएगा हमारा क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। एक होता है हमारा स्टोमेटल और दूसरा होगा क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो दो तरह के फोलियर ट्रांसपायरेशन होते हैं, स्टोमेटल और क्यूटिकुलर। ये होते हैं हमारे फोलियर ट्रांसपायरेशन में। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो होता है लेंटिकल्स की वजह से होता है। लेंटिकल्स का मतलब कि प्लांट के स्टेम में कुछ छोटे छोटे छेद होंगे, पोर्स होंगे, उस छेदों में से पानी बाहर आएगा। ये लेंटिकल से पानी बाहर हो रहा है, इसलिए लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। और सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपायरेशन देखा गया है वो हमारा स्टोमेटा के थ्रू देखा गया है। तो ये था हमारा ट्रांसपायरेशन, ठीक है। ट्रांसपायरेशन यहाँ पे हम अगेन देख लेते हैं, फोलियर ट्रांसपायरेशन होता है और लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन लेंटिल्स के थ्रू होता है। लेंटिल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, प्लांट्स की जो बार्क होती है उनमें प्रेजेंट होते हैं। फोलियर ट्रांसपायरेशन पत्तों से होता है, पत्तों में भी स्टोमेटा से होगा या फिर क्यूटिकल से होगा, और मोस्टली जो ट्रांसपायरेशन होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। अब एक बार हम देखते हैं ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन में फ़र्क क्या होता है। देखो ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन दोनों कंडीशन में जो पानी का लॉस हो रहा है वो वेपर की फॉर्म में हो रहा है, यानी ट्रांसपिरेशन में जो पानी है वो भी भाप बन के उड़ रहा है, इवेपोरेशन में जो पानी है वो भी भाप बन के उड़ रहा है। दोनों में फ़र्क क्या है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, दोनों में बहुत फ़र्क है। देखो ट्रांसपिरेशन जो होता है वो प्लांट की बॉडी के अंदर हो रहा है। प्लांट्स क्या होते हैं, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं, एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी,
ठीक है। तो एक तरह का जो ट्रांसपिरेशन है ये फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। कैसा फिनोमेना है? फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कि जो भी चीज़ लिविंग सेल्स के अंदर होती है या फिर लिविंग बींग्स के अंदर होती है, लिविंग सेल्स जहाँ पे एक तरह का लाइफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो कहलाएगी फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन प्लांट के अंदर होता है, प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसलिए ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जबकि इवेपोरेशन किसी लिविंग पर्सन के अंदर नहीं हो रहा है, एक नॉन लिविंग चीज़ के अंदर होता है, ठीक है। जैसे समुद्र है या नहर है या कोई पॉन्ड है, उसमें पानी है, ये पानी भाप बन के उड़ जा रहा है, ये कोई लिविंग प्रोसेस तो है नहीं। नदी क्या है हमारी, पानी जो है वो एक तरह का नॉन लिविंग है, तो ये नॉन लिविंग चीज़ में हो रहा है तो हम इसको सिंपली क्या बोलेंगे, एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है या फिजिकल फिनोमेना है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जो वाटर लॉस होता है वो लिविंग सेल्स के थ्रू होता है, क्योंकि अभी बात करें फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजिकल फिनोमेना तो ऑफकोर्स यहाँ लिविंग सेल्स इन्वॉल्व होगी, जबकि इवेपोरेशन जो फिजिकल फिनोमेना तो यहाँ पे कोई लिविंग सेल्स नहीं है, यहाँ पे नॉन लिविंग सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा तो हमारा थर्ड डिफरेंस है वो ये है, जो ट्रांसपिरेशन होता है ये हमारा है ट्रांसपायरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करने के लिए गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसपिरेशन में हमने पढ़ते हैं स्टोमेटा के थ्रू होते हैं, तो स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं। ये गार्ड सेल्स क्या होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन जो है कंट्रोल रहता है, कितना ट्रांसपिरेशन होना चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें, ये हमारा इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन में ऐसा कोई गार्ड सेल्स नहीं होता जो इवेपोरेशन को रेगुलेट करे। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जो ड्राइनेस होता है सरफेस का वो कभी नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, पानी लॉस हो रहा है और सरफेस एकदम सूख जाए। ट्रांसपिरेशन ज़्यादातर होता है पत्तों से। अब होता क्या है, पत्तों में भी क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल पत्तों के एकदम जो सतह होती है सरफेस में आया और वो बाहर निकल गया। जैसे ही वो एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है एटमॉस्फेयर में भाप बन के, तो वैसे ही दूसरा मॉलिक्यूल पीछे से रेडी रहता है, वो वहाँ पे उसकी जगह आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू रहता है, यानी एक जैसे बाहर निकला वैसे ही दूसरा उसकी जगह पे उसको भरने के लिए आ गया। तो कह सकते हैं कभी भी पत्ता जो है सूखा नहीं रहता। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है, ड्राइनेस हो जाती है। उसके बाद लास्ट डिफरेंस ये है कि जो इवेपोरेशन होता है इसमें बहुत तरह के मैकेनिज्म और दूसरे फोर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अभी हमने बात करी थी रूट प्रेशर थ्योरी, रूट्स के ऊपर एक प्रेशर डेवलप होगा तो ये ऊपर की तरफ पानी को पहुंचाएगा, लेकिन ये तभी पहुंचाएगा जब ट्रांसपिरेशन पुल बनेगा, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल का मतलब क्या होता है, पत्तों की सरफेस से जब बहुत सारा पानी लॉस हो रहा है और पत्तों के अंदर पानी की कमी हो रही है, तो पत्तों के अंदर एक प्रेशर बन जाएगा कि पानी इतना लॉस हो रहा है तो हमको पानी रूट्स के थ्रू एंटर कराना होगा। तो ये रूट्स क्या करेंगे, फटाफट पानी को और ज़्यादा सोखेंगी, रूट्स अपने आप को एक्सपेंड करेंगी और ज़्यादा गहराई में जाएंगी, ठीक है। एकदम डीप रूट सिस्टम तैयार हो जाएगा और ये पानी को एकदम गहराई से प्लांट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये फोर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होता है ट्रांसपिरेशन में, जबकि इवेपोरेशन की बात में यहाँ पे कोई ऐसा फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये हमने डिस्कस करा है डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपिरेशन जो होता है, हमने बात करा था फोलियर ट्रांसपिरेशन जो होता है स्टोमेटा के थ्रू होता है, मेनली स्टोमेटा के थ्रू कैसे ट्रांसपिरेशन होता है, स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर और स्टोमेटा के डिफरेंट टाइप्स को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।